नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रिया श्रीनेत का पीएम मोदी पर हमला। कहा विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं पीएम मोदी और शिवराज का तो नाम नहीं लेते। मामा जबरदस्ती कहते हैं कि मैं मोदी के मन में हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर यहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा दावा कर दिया है। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 81 करोड़ 98 लाख रुपए का अवैध सामान किया जब्त। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं, मुझे पुराना सिस्टम अच्छा लगता है, और ऐसा बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि फ्री बस, शादी के लिए 1.1 लाख की मदद, नए मामा बनने की कोशिश में कमलनाथ, महिलाओं को दिए 7 वचन। और इसी के साथ तमाम बड़ी खबरों में जिक्र होगा कि इंडिया गठबंधन पर नरम दिखे अखिलेश यादव, बोले कांग्रेस कहेगी कि सपा की जरूरत है तो हम मना नहीं करेंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और साथ ही साथ कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी पर सुप्रिया श्रीनेत का हमला, बोली कि पीएम मामा का नाम तक नहीं लेते, कहीं प्रधानमंत्री खुद विधानसभा प्रत्याशी न बन जाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ऐसा ना हो जाए कि प्रधानमंत्री मोदी खुद विधानसभा चुनाव लड़ने लग जाएं। उन्होंने बीजेपी पर यह तंज केंद्रीय मंत्रियों को प्रत्याशी बनाने पर कसा। सुप्रिया ने भोपाल में कहा कि इन लोगों को उतारना ये दिखाता है कि बीजेपी कितनी घबराई, कितनी बौखलाई हुई है। जिस तरह मध्य प्रदेश में मुझे पीएम मोदी के पोस्टर नजर आ रहे हैं, वहीं वो विधानसभा प्रत्याशी तो नहीं बनने वाले हैं, हो सकता है कि पीएम मोदी बन जाएं। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शिवराज जबरदस्ती कह रहे हैं कि वो पीएम मोदी के मन में है। पीएम मोदी यहां आते हैं लेकिन आपका नाम नहीं लेते। पीएम मोदी अपने चेहरे पर चुनाव लड़ने कर्नाटक गए थे, वहां भी मुख्यमंत्री नहीं दिखाई देते थे। जनता ने करारा जवाब दिया, हिमाचल में भी हार मिली, अब मोदी मध्य प्रदेश में भी आए हैं। 18 साल के जंगल राज के बाद लोग बदलाव चाहते हैं। लोगों ने बदलाव कर भी दिया था और वो अपने जनमत को चुराने का और उस पर डाका डालने वालों के साथ इस बार उचित न्याय भी करेंगे। मामा को नकारा जा रहा है। मोदी को लग रहा है कि डूबते को तिनके का सहारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जनता को मोदी पर अब विश्वास नहीं रहा, क्योंकि पिछले 10 साल में मोदी ने इस देश की जनता को सिर्फ छला है। दोस्तों, आपको बता दें कि मामा को नकारा जा रहा है। मोदी को लग रहा है कि डूबते को तिनके का सहारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जनता को मोदी पर अब विश्वास नहीं रहा, क्योंकि पिछले 10 सालों में मोदी ने इस देश की जनता को सिर्फ छला है। और यह बयान सुप्रिया श्रीनेत ने दिया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भाजपा मुंह से सनातन धर्म की बात करती है। सनातन धर्म में महिलाओं को देवी का स्वरूप माना गया है। मणिपुर में जब औरतों को उस प्रकार से घुमाया जाता है, जब मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है, उनको अगवा किया जाता है, ये सनातन परंपरा के विरुद्ध है। सनातन परंपरा कहती है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा। जी हाँ दोस्तों, देश भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से सारा देश पीड़ित है और आप सनातन की बात करते हैं। तो दोस्तों, एक एक करके तमाम मुद्दों पर सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी की बोलती बंद कर दी है और सीधा पीएम मोदी को तंज कसते हुए कहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में खुद प्रधानमंत्री यहां पर प्रत्याशी बन जाएं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सांसदों और मंत्रियों को प्रत्याशी बनाना भाजपा के लिए बैकफायर कर जाएगा और गलत साबित होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 81 करोड़ 98 लाख रुपए का अवैध सामान कर लिया जब्त। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता के बाद से प्रशासनिक सिस्टम अलर्ट मोड पर है। महज 10 दिन में ही 81 करोड़ 98 लाख रुपए के अवैध सामान जब्त किए गए हैं। इसमें 17 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर प्रदेश में 9 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता लागू है। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जिलों में गठित एफएसटी एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 391 इंटरस्टेट बॉर्डर एवं जिलों के अंदर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में 9 से 19 अक्टूबर के बीच संयुक्त टीम ने 81 करोड़ 98 लाख 5,826 रुपए से अधिक की कार्रवाई की है। संयुक्त टीम ने 19 अक्टूबर तक 8 करोड़ 65 लाख 64,290 रुपए नगद और 17 करोड़ 29 लाख 90,980 रुपए मूल्य की, यहाँ पर 9,40,174 लीटर अवैध शराब जब्त की है। वहीं 20 करोड़ 77 लाख 98,378 रुपए की कीमत की अमूल्य धातु ज्वेलरी, 4 करोड़
36,65,378 रुपए कीमत के मादक पदार्थ और 30,87,86,800 रुपए की अन्य सामग्रियां जब्त की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं, मुझे पुराना सिस्टम अच्छा लगता है, ऐसा बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान इन दिनों जोरों पर है। कांग्रेस और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जनसंपर्क के जरिए जनसभा को संबोधित कर लोगों से वोट मांग रहे हैं और इसी बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्य के शिवपुरी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि मोबाइल को तिलांजलि देकर लोगों को गले लगाओ। सोशल मीडिया पर सिंधिया का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं कि मोबाइल को तिलांजलि दे दो और लोगों को गले लगाने का अब समय आ गया है। मैं दिखता जरूर नौजवान हूँ, मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन आत्मा मेरी बहुत बूढ़ी है। मुझे पुराना सिस्टम अच्छा लगता है। मुझे पुराना सिस्टम अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि वो मूल्यों का सिस्टम होता था, पुराना सिस्टम सिद्धांतों का सिस्टम होता था, पुराना सिस्टम वसूलों का सिस्टम होता था। तो दोस्तों, पुराने सिस्टम पर जोर देने की बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो कहीं ना कहीं ये इशारों में कहीं कांग्रेस को तो नहीं समर्थन कर रहे क्योंकि पुराने नेता तो वो कांग्रेस के ही हैं। तो क्या पुराने सिस्टम से कांग्रेस को समझा जाए और क्या ये मान लिया जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को अच्छा बता रहे हैं? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फ्री बस, शादी के लिए 1.1 लाख की मदद, नए मामा बनने की कोशिश में कमलनाथ, महिलाओं को दिए 7 वचन। जी हां दोस्तों, देश के दिल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में केंद्र में आधी आबादी को लुभाने में दोनों ही प्रमुख दल जुट गए हैं। एक तरफ बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी योजना के बूते अपनी मामा वाली छवि चमका रही हैं, तो कांग्रेस की महिला केंद्रित योजनाओं का ऐलान कर आधी आबादी को अपने पाले में लाकर सत्ता सुख प्राप्त करने की कोशिश में है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने एक और पत्ता खोला है। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने वाली नारी सम्मान योजना और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने के वादे के बाद अब से 7 नए वचन भी दे दिए हैं। पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ ने खुद ट्वीट करके ये वचन साझा किया है। इन वचनों के मुताबिक अगर आगामी चुनाव के बाद सूबे की सत्ता में कांग्रेस पार्टी आती है तो वो लड़कियों की शादी के लिए एक और योजना शुरू करेगी जिसके तहत उन्हें 1,01,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कमलनाथ ने ट्वीट कर बताया है कि उनकी सरकार बनने पर मध्य प्रदेश के महानगरों में महिलाओं की बस यात्रा फ्री होगी और महिलाओं को स्टार्टअप के लिए 25 लाख रुपए तक का कर्ज 3% की ब्याज दर के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन पर नरम दिखे अखिलेश यादव, बोले कांग्रेस कहेगी कि सपा की जरूरत है तो मना नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस और उसके नेताओं पर तेवर दिखाने के बाद आखिरकार सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब नरम पड़ गए हैं। हरदोई में लोक जागरण अभियान के दौरान पहुंचे अखिलेश यादव गठबंधन को लेकर भी हामी भरते नजर आए। उन्होंने कहा कि गठबंधन में कोई गांठ या तलखी नहीं है। कांग्रेस के पास बड़े नेता के जरिए संदेश पहुंचाया है, यदि वो बुलाएंगे और कहेंगे कि जरूरत है तो सपा गठबंधन के लिए मना नहीं करेगी। पुरानी परंपरा पर जाकर गठबंधन किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले भी सपा ने भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का साथ दिया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए हमसे गठबंधन नहीं करना चाहती है तो साफ बता दे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में कांग्रेस ने जारी की 33 प्रत्याशियों की सूची। गहलोत, पायलट सहित 29 विधायकों को टिकट। पहली लिस्ट में 5 मंत्रियों के नाम शामिल। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची शनिवार को जारी कर दी है। केंद्रीय चुनाव समिति ने 33 नामों पर अंतिम मुहर लगाई थी। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत पहली सूची में 29 मौजूदा विधायकों के नाम हैं। गहलोत सरदारपुरा और पायलट टोक से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने 27 महिलाओं को टिकट दिया है। 167 महिलाओं के लिए प्रत्याशियों की घोषणा अभी शेष है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान चुनाव से बड़ी खबर, उद्योगपतियों की जेब भर रही मोदी सरकार, केंद्र पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उद्योगपतियों को आगे बढ़ा रही है, उनकी जेब भर रही है, जनता के बारे में नहीं सोच रही है। इसकी नीति गरीबों से खींचने और उद्योगपतियों को सींचने की है। प्रियंका शुक्रवार को दौसा जिले के सिरकाय में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मैंने टीवी पर देखा था, पता नहीं सच है कि नहीं। पीएम कुछ समय पहले देवनारायण मंदिर गए थे और एक लिफाफा डालकर आए, बाद में लिफाफा खोला गया तो उसमें 21 रुपए निकले। देश में यही हो रहा है, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं लेकिन उसमें कुछ नहीं होता है। सूची जारी होने से पहले गहलोत ने प्रत्याशियों के नाम बताए। कांग्रेस ने अभी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन जनसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 प्रत्याशियों प्रसादी लाल मीणा, ममता भूपेश, गजराज खटाना समेत कई सारे नेताओं को जिताकर भेजने की
की अपील कर डाली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ का बड़ा आरोप, बोले प्रदेश में बहन बेटियों को सबसे ज्यादा खतरा भाजपा नेताओं से है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। कांग्रेस ने 230 में से 229 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब चुनाव प्रचार भी तेज होता नजर आ रहा है। इस बीच पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल में मध्य प्रदेश को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश बना दिया है। प्रदेश में बहन बेटियों को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है। मध्य प्रदेश की जनता ने अब इस सूरत को बदलने का संकल्प लिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि 1 महीने बाद बनने वाली कांग्रेस की सरकार पहले से घोषित योजनाओं के अलावा बेटी के जन्म से लेकर उसके विवाह तक 2,51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी और शिवसेना के बीच बिगड़ सकती है बात, एकनाथ शिंदे ने 22 लोकसभा सीटों पर ठोका दावा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा खेल हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर सत्ताधारी गठबंधन महायुति में तलवारें खींचने की नौबत आ गई है। दरअसल 40 विधायकों वाली एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने लोकसभा चुनाव के लिए 22 सीटों पर दावा ठोक दिया है, जिसके बाद अजीत पवार के खेमे और बीजेपी में खलबली मच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिंदे की सेना ने कहा है कि इन 22 सीटों पर उनकी ताकत बढ़ी है। ऐसे में वो इन सारी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है और महाविकास अघाड़ी अपनी जमीन को टटोल रही है, तो वहीं सत्ताधारी गठबंधन महायुति भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश की पार्टी में मची भगदड़, औरंगाबाद जेडीयू जिला कमेटी से 1.5 दर्जन पदाधिकारियों का इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बिहार के औरंगाबाद जिले में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले घमासान मचा हुआ है। पार्टी कार्यकर्ता नाराज हैं और पार्टी कार्यकर्ता एक साथ इस्तीफे दे रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए कई तरह के कार्यक्रम कर रही है, वहीं दूसरी ओर लगातार कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पंजाब में बीजेपी को तगड़ा झटका, राजवेरका, बलवीर सिद्धू और गुरप्रीत कांगड़ वापस कांग्रेस में लौटे। जी हां दोस्तों, पंजाब के वरिष्ठ नेता राजकुमार वेरका, बलवीर सिंह सिद्धू और गुरप्रीत सिंह कांगड़ शुक्रवार को कांग्रेस में फिर से शामिल हो गए हैं। ये तीनों नेता पिछले साल जून में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के कुछ नेता भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इन नेताओं ने एक सप्ताह पहले नई दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी। राजकुमार वेरका, बलवीर सिंह सिद्धू और गुरप्रीत कांगड़ कांग्रेस की पिछली सरकार में मंत्री थे और वो पिछले साल जून में कांग्रेस से बीजेपी में आ गए थे। वहीं हंसराज जोशन और मोहिंदर रिणवा भी कांग्रेस में लौट आए हैं। इन दोनों नेताओं ने 2021 में शिरोमणि अकाली दल में शामिल होने के लिए कांग्रेस छोड़ दी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम नीतीश कुमार ने सुशील मोदी पर कसा तंज, कहा बेचारे को हटा दिया, डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि आप ही बताइए, सुशील मोदी पहले क्या थे और अब वो कहां हैं, और जब तक साथ थे तो ठीक काम कर रहे थे, आजकल बेचारे को तो हटा दिया गया है। हमको तो तकलीफ हुआ कि बेचारे को डिप्टी सीएम नहीं बनाया। अब आजकल रोज बोलते रहते हैं और खूब छपता है, हमको कोई मतलब नहीं है, खूब छपवाओ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जेडीयू ने भाजपा को बताया प्रचार जीवी पार्टी, कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका सफाया होना तय। जी हां दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी को प्रचार जीवी बताया और कहा कि इनके नेताओं का दिन प्रचार के लिए एजेंडा तय करने से शुरू होता है और शाम अगले दिन के लिए मुद्दा खोजने पर समाप्त होता है। इसीलिए वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका सफाया होना तय है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने शुक्रवार को कहा कि अपने मौजूदा नेताओं के कारण भाजपा आज पूरी तरह प्रचार जीवी पार्टी बन चुकी है। इनका दिन प्रचार के लिए एजेंडा तय करने से शुरू होता है और शाम अगले दिन के लिए मुद्दा खोजने पर समाप्त होता है। झूठ की दुकान बन चुकी है पार्टी, काम में नहीं बल्कि लोगों को बरगलाकर चुनाव जीतने में यकीन रखती है, लेकिन 9 वर्ष में कोई वादा पूरा नहीं करने से इनकी असलियत जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वन अधिनियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किया केंद्र से जवाब तलब, मनमाने तरीके से भूमि प्रोजेक्ट में मांगी गई थी छूट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वन संरक्षण अधिनियम में हालिया संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार
शुक्रवार को केंद्र से जवाब मांगा। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। याचिका के जरिए वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि 2023 का संशोधन अधिनियम मनमाने तरीके से वन भूमि में कई तरह की परियोजनाओं और गतिविधि की अनुमति देता है। ऐसा करते हुए ये वन संरक्षण कानून के दायरे से उन्हें छूट देता है। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा ने 26 जुलाई को और राज्यसभा ने अगस्त में पारित किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूरा फंड एक परिवार के नियंत्रण में, CM के चंद्रशेखर राव पर बरसे राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्रीय समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव पर प्रहार करते हुए कहा कि तेलंगाना के लोगों ने सोचा था कि नए राज्य के गठन के बाद जनता का शासन होगा, लेकिन राज्य बना तो उस पर एक ही परिवार का शासन चल रहा है। राज्य का पूरा फंड, चाहे जमीन, बालू या शराब हो, सभी कुछ एक अकेले परिवार के नियंत्रण में है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को तेलंगाना के जगतल में विजय भेड़ी यात्रा के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों को लगा कि तेलंगाना राज्य में जनता का शासन होगा, लेकिन राज्य का गठन हुआ तो एक अकेले परिवार का ही शासन स्थापित हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए 21 नामों के लंबित होने पर आपत्ति जताई। कहा केंद्र द्वारा चुनने की प्रक्रिया बढ़ा रही समस्या। जी हाँ दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए अपने कोलिजियम द्वारा अनुशंसित 21 नामों की लंबितता को चिन्हित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से कहा कि उसकी चुनने की प्रवृत्ति बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रही है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मौजूदा स्थिति के अनुसार 5 दोहराए गए नाम, 5 पहली बार सुनिश्चित और 11 तबादलों के नाम सरकार के पास लंबित हैं। वहीं केंद्र ने पीठ से, जिसमें न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, 2 हफ्ता का समय देने का अनुरोध किया और कहा कि प्रक्रिया चल रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस में बगावत, कमलनाथ का जलाया पुतला। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा क्षेत्र हरदा खिड़किया क्रमांक 135 में कांग्रेस द्वारा डॉक्टर रामकिशोर दोगने को प्रत्याशी घोषित करने के बाद बगावत के स्वर तेज हो गए हैं। कांग्रेस नेता मंजीत सिंह ने शुक्रवार को अपने गृह गांव बोडगांव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और हरदा प्रत्याशी डॉक्टर दोगने का पुतला दहन किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पद्मश्री शीशराम ओला की प्रतिमा का अनावरण करेंगी, जनसभा को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। 25 अक्टूबर को झुंझुनू जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 25 अक्टूबर झुंझुनू जिले के दौरे पर रहेंगी और वो झुंझुनू जिले के अरड़ावता गांव में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पद्मश्री शीशराम ओला की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। प्रतिमा अनावरण के बाद प्रियंका जनसभा को संबोधित करेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना में बीजेपी नेता कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस में शामिल कर लो, लेकिन राहुल गांधी का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना चुनाव का प्रचार प्रसार जोर पकड़ता नजर आ रहा है। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी यहाँ जोरों शोरों से प्रचार करते भी नजर आ रहे हैं और तेलंगाना के आरमूर में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और साथ ही बीजेपी BRS पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि कई बीजेपी नेता कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें पार्टी में लाने से मना कर दिया है। रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के नेता हीरो तरह छाती फैला के घूम रहे थे। आज कांग्रेस पार्टी में आने के लिए उनके कई नेताओं की लाइन लगी हुई है। तेलंगाना में बीजेपी के नेता घबराए हुए हैं और वो फोन करके कह रहे हैं कि हमें बीजेपी में शामिल कर लो, लेकिन हमने कहा कि नहीं करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिंगल बेंच ने मेइती समुदाय को ST का दर्जा देने की सिफारिश करने को कहा था। मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति मिली। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य के आदिवासी संगठनों को 27 मार्च के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दी है। आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि वो मेइती समुदाय को ST दर्जा देने के लिए सिफारिश भेजे। जस्टिस अहंथेम बिमोल और जस्टिस गुणेश्वर शर्मा की बेंच ने अपने 19 अक्टूबर के आदेश में अपील की अनुमति दी है। बेंच ने कहा कि आवेदक की मुख्य शिकायत ये है कि अगर उन्हें मेइती समुदाय को ST दर्जा देने के मामले में अपनी बात कहने या आपत्ति उठाने का मौका नहीं दिया गया तो इसका विपरीत असर पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।